हाँ जी, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं पवन कुमार आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ। आज जो अपने करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं विसर्ग संधि। जो आज अपने हिंदी का जो विषय चल रहा था, अपने हिंदी का जो बिंदु चल रहा था वो चल रहा था अपने संधि। संधि के अंदर अपने स्वर संधि कर चुके हैं, व्यंजन संधि कर चुके हैं। आज जो अपने करेंगे वो करेंगे विसर्ग संधि। आपको पता है कि अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर काफी हद तक सभी क्लासें चल रही है और कुछ एक क्लासेस का क्या है, अपने सिलेबस पूरा हो चुका है। जैसे अपने साइंस का हो गया, मैथ का हो गया, पॉलिटिकल साइंस का हो गया, इन सब का क्या है लगभग हो चुका है और चल भी रहा है। और आप सभी से अनुरोध है कि वो क्लासेस आप लगा लें और मेरी वाली क्लासेस है वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगी। इससे पहले जो अपने नहीं जुड़े हैं स्टूडेंट, उनको मैं कहना चाहता हूं कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद में शुरू से क्लासेस लगा लीजिए। इस क्लास के बाद में आज का जो बिंदु रहेगा अपने विसर्ग संधि रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। और अपने बात करते हैं विसर्ग संधि के बारे में। देखिए, विसर्ग संधि की बात करें तो विसर्ग संधि के अंदर क्या रहेगा कि आपको इस तरफ की बात करें, अपने बात कर लेते हैं कि शुरू में पढ़ा था कि एक तरफ आपको दो पद मिलेंगे। इस एक का नाम होगा अपने प्रथम पद और एक का नाम क्या होगा, द्वितीय पद होगा। प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होगा और अंतिम पद का प्रथम वर्ण होगा। और इसके अंदर क्या रहता है, ये सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन ये रहेगा कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण के साथ हमेशा का क्या लगेगा, विसर्ग का चिन्ह लगेगा, जिसे अपने अयोग वह ध्वनि कहते हैं। ये हमेशा इसके साथ लगेगा। क्या लगेगा, हमेशा इसके साथ लगेगा। जैसे आपको मिल गया यहाँ पर स्वर मिल गया, क्या मिल गया, स्वर मिल गया। और उसके बाद में क्या मिला आपको, स्वर ही मिल सकता है, ये कंडीशन रहेगी। जैसे आपको यहाँ पर स्वर मिल गया और यहाँ क्या मिलेगा, आपको व्यंजन मिल सकता है। जैसे आपको स्वर सहित व्यंजन मिल गया, स्वर सहित कोई व्यंजन मिल गया और यहाँ पर आपको फिर से क्या मिलेगा, विसर्ग मिलेगा। और साथ में क्या मिलेगा, इधर आपको क्या मिल सकता है, व्यंजन मिल सकता है। ये कुछ भी कंडीशन हो सकती है। आपको तो सिर्फ याद रखना है कि विसर्ग संधि के अंदर प्लस के इस साइड में आपको क्या मिलेगा, हमेशा विसर्ग मिलेगा। और आपको पता है अयोग वह ध्वनियां है तो हमेशा किसके साथ बैठेंगी, ये स्वरों के साथ ही बैठेंगे। किनके साथ बैठेंगी, स्वरों के साथ ही ये बैठती है। ठीक है, आई बात समझ में। ये अपने चर्चा जो है वो अपने वर्णमाला टॉपिक के अंदर कर चुके हैं। उसको आप देखना चाहो तो देख सकते हो, लेकिन उसकी अभी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके ये बिंदु लगता नहीं है। अब अपने बात कर लेते हैं कौन सी, विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है, जब विसर्ग के साथ किसी व्यंजन अथवा स्वर का क्या हो, मेल होता है, तो वहां विसर्ग संधि ही मानी जाती है। क्या मानी जाती है, विसर्ग संधि ही मानी जाती है। अब अपने शुरू करते हैं, थोड़े से उदाहरण देख लेते हैं कि जैसे जैसे आपके सामने लिखा हुआ है मनः धन बल। क्या लिखा हुआ है, मनः धन बल। किसी विकार उत्पन्न होने के कारण ये क्या बन गया, मनोबल बन गया। क्या बन गया, मनोबल बन गया। उसी प्रकार बह्य धन अंग, ये विकार उत्पन्न होने के कारण क्या बन गया, बहिरंग बन गया। क्या बन गया, बहिरंग बन गया। उसी प्रकार नमः दंते, उसी प्रकार नमः दंते तो क्या बन गया, नमस्ते बन गया। अब अपने नियम पढ़ते हैं कि क्यों बने, कैसे बने, उन सब पर क्या अपने चर्चाएं करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो नियम रहेगा वो रहेगा कौन सा, यदि विसर्ग के साथ, देखिए कि आपके सामने पहला जो नियम लिखा हुआ है, पहला जो नियम लिखा हुआ है, पहला जो नियम लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है कि यदि विसर्ग के साथ, यदि आपको विसर्ग के साथ, यहां विसर्ग आ गया, ठीक है जी, विसर्ग के साथ, यदि विसर्ग के साथ च, छ, श का योग हो तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। जैसे यहां पर क्या है, विसर्ग दिया हुआ है और विसर्ग के साथ आपको क्या मिले, च वर्ण मिले, श वर्ण मिले, च वर्ण मिले। ये अगर मिले, ये अगर स्थिति रहे तो आप याद रखना, इस विसर्ग के स्थान पर, इस विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश कर दोगे आप, तो याद रखना तालव्य श। कौन सा आ जाएगा यहां, तालव्य, तालव्य श का क्या हो जाएगा, यहां आदेश हो जाएगा। तो याद रखना च, छ, या फिर आपका क्या रहेगा, श भी कह सकते हो आप। ठीक है साहब, सॉरी। देखिए, अब हमारे सामने एक उदाहरण है और वो जो उदाहरण है वो इस प्रकार से है, मनः धन चिकित्सा। क्या दिया हुआ है, मनः धन चिकित्सा दिया हुआ है, दिया हुआ ना। देखिए, मैंने क्या कहा
कि विसर्ग के बाद में च वर्ण मिले, छ वर्ण मिले, श वर्ण मिले, तो आपको क्या करना है, इस विसर्ग की जगह किसका आदेश कर देना है। तो याद रखना आपको मैंने बताया इस विसर्ग की जगह कौन आ जाएगा, श आ जाएगा। कौन आ जाएगा, श आ जाएगा। आई बात समझ में। चलो, और बाकी वैसा का वैसा रहेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, किसी भी शब्द का लोप नहीं होगा, कोई ज्यादा आपको परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। विसर्ग के बाद में च, छ, श वर्ण देखा तो तुरंत आप तलव श का क्या कर दोगे, आप आदेश कर दोगे। तो आप कैसे लिखोगे, मन की जगह तो मन लिखोगे ही, और उसके बाद में श आएगा, बाकी वैसा का वैसा मनश्चिकित्सा। क्या लिख दोगे, मनश्चिकित्सा। बड़ा आसान है, अगर थोड़ा सा आप समझोगे तो बड़ा आसान है। अब बढ़ते हैं अपने आगे। यहां तक समझ में आया, यहां तक अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ कमेंट के माध्यम से। आगे चलते हैं अपने, समझ में आ रहा है ना, तो आगे चलते हैं अपने। देखिए, अगर देखिए हमने क्या कहा, च या छ या श आए। देखिए यहां क्या आया, विसर्ग। यहां क्या दिया हुआ है, विसर्ग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, विसर्ग दिया हुआ है, ये रहा विसर्ग। उसके बाद च आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, श। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसकी अगर संधि शब्द आ गया और संधि विच्छेद करना हुआ तो वो कैसे करेंगे। जैसे आपके सामने दिया हुआ है, अपने इसको ही कर लेते हैं। इसका जो संधि रूप होगा वो क्या होगा, मनश्चेतना। क्या होगा, मनश् चेतना। ठीक है। अब आपने क्या कहा कि सर इसके अंदर देखें कि संधि कौन सी है, वो कैसे पहचाने, बड़ा कठिन हो जाता है सर। तो संधि शब्द दिया और आपको संधि विच्छेद करना हो तो आपको प्रयास करना है कि इनके जो दोनों पद है ना उनको अलग अलग करने का प्रयास करो। आपको दिखाई पड़ रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा है इन इसके अंदर पूरे में कि इसके अंदर आपको एक शब्द दिखाई पड़ रहा है, एक पद तो दिखाई पड़ रहा है आपको, क्या, मन पद। कौन सा, मन पद दिखाई पड़ रहा है। और एक पद आपको दिखाई पड़ रहा है चेतना। क्या दिखाई पड़ रहा है, जो अपना अर्थ देख सकते हैं, जिसे बोल सकते हो मन की चेतना, है ना। तो इन दोनों के मध्य श का क्या हो रहा है, आदेश हो रहा है। धक्के से कौन आके बैठ रहा है, श आके बैठ रहा है। तो आपको नियम तुरंत याद आएगा कि विसर्ग के बाद में च या छ या श आता है तो हमेशा तलव श आता है विसर्ग की जगह। तो तुरंत आप लिख दोगे क्या, इसके अंदर विसर्ग संधि है और इसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो वो इस प्रकार से होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब उसी प्रकार मन, मनः धन चिकित्सा, विसर्ग आया, च आया, तो विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा, तलवेश। तो आप क्या लिख सकते हो, मनस चिकित्सा। आगे बात समझ में, क्या लिख सकते हो, मनस चिकित्सा लिख सकते हो। जैसे कह धन चित्त, कह धन चित्त, तो क्या लिखोगे, च आ गया तो विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा, श आ जाएगा। तो क्या लिखा गया, कश्चित। क्या लिखा गया, कश्चित। ठीक है, बढ़ता हूं आगे। इसी के उदाहरण, हरि, हरिय धन चंद्र, हरिय धन चंद्र, तो विसर्ग की जगह कौन आ जाएगा, तालवेश्य, क्योंकि च आगे तो हरिश्चंद्र। उसी प्रकार अंतः धन चेतना, तो क्या करोगे आप, अंतश्चेतना करोगे, अंतश्चेतना। अंतः धन चक्षु, अंतश्चक्षु। आह धन चर्य, आश्चर्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आश्चर्य मूल शब्द नहीं है, आह धन चर्य, आश्चर्य। ठीक है, तपह धन चर्य, तपश्चर्य। कई तपोचर्य, तपोचर्या लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। तो याद रखना तपश्चर्या होता है, क्या होती है वो चीज, तपश्चर्या होती है। पुरै धन चरण, पुरश्चरण। यश धन शरीर, यश शरीर, इंपॉर्टेंट है भाई, बड़ा ही महत्वपूर्ण उदाहरण है यश शरीर। कैसे, विसर्ग आया, विसर्ग के बाद में श आ गया तो किसका आगम होगा, अपने आदेश होगा श का ही, यश शरीर होगा। क्या होगा, यश शरीर होगा। इसी प्रकार यश है धन शेष, यश शेष। पुनः धन च, पुनश्च। ठीक है,
उसी प्रकार अब अपने चलते हैं दूसरे नियम के ऊपर। पहला नियम क्या पढ़ा, अगर आपको कोई भी आपको स्वर मिले और स्वर के साथ कौन बैठता है, विसर्ग, विसर्ग के तुरंत बाद आपको च मिले, छ मिले या फिर श मिले, तो हमेशा आपको क्या करना है, उस विसर्ग की जगह क्या आदेश करोगे, क्या बिठाओगे उसकी जगह, तो याद रखना तालव्य श बिठाओगे। ठीक है। अब अपने बात करते हैं 2 नंबर पर। देखिए यदि विसर्ग के साथ में, यदि विसर्ग के साथ में, इंपॉर्टेंट है ये, यदि विसर्ग के साथ, यदि विसर्ग के साथ, यहां पे क्या दे दिया, विसर्ग, ठीक है, ये रहा विसर्ग। यदि विसर्ग के साथ तय आए, है आए, से आए, तो विसर्ग के स्थान पर दंत श का आदेश हो जाता है। ये विसर्ग है और यहां क्या आए आपका, तय आ जाए, यहां क्या आ जाए आपका, है आ जाए, यहां क्या आ जाए आपका, से आ जाए। आपको पता है कि हम जो पीछे पढ़कर आए हैं, हम जो पीछे पढ़कर आए हैं वो पढ़कर आए हैं च वर्ण। क्या पढ़कर आए हैं, च वर्ण। और च वर्ग के पढ़ के आए हैं च, छ और आपका श। ठीक है, ये तीनों के तीनों जो वर्ण होते हैं तालव्य होते हैं। क्या होते हैं, तालव्य होते हैं। तो बीच में विसर्ग की जगह भी कौन सा आपका स आया था, तालव्य श आया था। अब आप ध्यान कर रहे हो तो आपको प्रतीत हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि तय, तय वर्ग जो पूरा का पूरा होता है वो क्या होता है, तय वर्ग जो पूरा का पूरा होता है वो होता है दंत से। क्या होता है, दांत से बोले जाते हैं। और जो स ये वाला है ये क्या है, दंत से। ठीक है, तो हमेशा किसका आदेश होगा इनकी जगह, विसर्ग की जगह किसका आदेश होगा, तो दंत से। अगर वो तालु वाले वर्ण आए थे तो तालु वाला स दे दिया। अब कौन आ रहे हैं, अब कौन आ रहे हैं, दांत वाले वर्ण आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, दंत स का क्या कर दोगे, आप आदेश कर दोगे। आई बात समझ में। तो ऐसी जब स्थिति रहेगी, ऐसी जब स्थिति रहेगी तो आप क्या करोगे, इस विसर्ग की जगह किसको लेकर आओगे, स वर्ण को लेकर आओगे, स वर्ण को लेकर आओगे। आगे बात समझ में। यहां तक अगर अगर किसी को दिक्कत है, यहां तक अगर किसी को दिक्कत है तो बताइए, यहां तक अगर किसी को दिक्कत है तो बताइए। बस इतना तो याद रखना है, इतना, स विसर्ग के बाद में तय है स। और आपको ध्यान में आया कि ये तीनों के तीनों क्या है, तीनों के तीनों क्या है, दंत्य वर्ण है। क्या है, दंत्य वर्ण है। तो विसर्ग की जगह स भी कौन सा आएगा, दंत्य आएगा। बस बात खत्म। ठीक है, आई बात समझ में। विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा फिर अपने, बस इतना ही तो करना है। आगे बढ़ते हैं, अपने इसके उदाहरण देख लेते हैं 2-4। जिसे आपको उदाहरण दिया हुआ है नमः धन ते। क्या उदाहरण दिया हुआ है, नमः धन ते दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट उदाहरण है, काफी बार पूछा गया है। नमः धन ते दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नमः धन ते दिया हुआ है। देखिए विसर्ग के बाद में तय आ गया, विसर्ग के बाद में आपको कुछ नहीं देखना, विसर्ग से पहले कौन सा स्वर है क्या है वो नहीं देखना। एक बार विसर्ग के बाद में तय आ गया तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या लेकर आओगे आप, तय। क्योंकि तय क्या है, दंत्य, तो स भी कौन सा आएगा, दंत्य ही आएगा। तो आप क्या लिखोगे, नम का तो नम लिख दिया आपने, विसर्ग की जगह स है, स आधा है तो आधा ही लिखोगे, आगे ते लिखा हुआ है तो क्या लिखोगे आप, नमस्ते। क्या लिखोगे, नमस्ते। उसी प्रकार मनः धन ताप, तय आ गया, क्या आएगा यहाँ, तय वर्ण। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे इसको, मनस्ताप। कई मनोताप लिख देते हैं, गलत हो जाएगा, ये होता है मनस्ताप। आई बात समझ में। उसी प्रकार अंतः धन तल, तो क्या लिखोगे, अंतस्थल, अंतस्थल। आई क्या बात समझ में। यहां तक अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ू आगे, बड़ी शांति से कर रहे हैं अपने अपने इस बिंदु को आज पूरा कर देंगे। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसकी। अब देखो बहिया धन थल, तय आ गया, तय जैसे ही आया आपके दिमाग में आया, ये तो क्या है, दंत्य है, तो स भी कौन सा आएगा, दंत्य। तो बहिस्थल, बहिया धन थल, बहिस्थल। इसी प्रकार शिरह धन त्राण, ठीक है, शिरह धन त्राण, शिरस त्राण। अब आप कहोगे सर आपने तो तय वर्ण बताया था,
आपने तो थ वर्ण बताया था, आपने तो स वर्ण बताया था, अब तो भाई साहब त्रय आ गया। क्या आ गया? त्रय आ गया। लेकिन मेरे महाअनुभवियों विद्यार्थियों, ये बताओ ये त्रय बना किससे है? बताओ भाई, किससे बना है? देखो, त्रय जब बनता है तो ये क्या है? संयुक्ताक्षर है। किसी भी संयुक्ताक्षर को बनाने के लिए कम से कम आपके दो व्यंजनों की आवश्यकता पड़ती है, और उन दो व्यंजनों में जो पहला व्यंजन होता है वो स्वर रहित होना चाहिए, और दूसरा व्यंजन जो होता है वो क्या होना चाहिए? स्वर सहित होना चाहिए। दोनों अलग अलग व्यंजन होने चाहिए, तब जाके क्या बनता है? संयुक्ताक्षर बनता है। तब जाके क्या बनता है? संयुक्ताक्षर बनता है। तो इस त्रय को बनाने के लिए किन किन वर्णों की आवश्यकता पड़ी हमें? एक तो तय वर्ण चाहिए, और वो भी स्वर रहित चाहिए। क्या चाहिए? स्वर रहित। और उसके बाद में हमें रे वर्ण चाहिए, और वो चाहिए स्वर सहित। क्या चाहिए? स्वर सहित चाहिए। अब ये क्या बन गया? त्रय बन गया। अब आप ये बताइए मुझे कि रे पहले आया या तय पहले आया? जब त्रय बना तो तय आया, तो बोलेंगे त्रय बोलेंगे तो हमेशा क्या आएगा? तय पहले आएगा। तो ये नियम त्रय वाले नियम में भी लगता है, यानी कि त्रय वर्ण के नियम में लगेगा, क्योंकि इसके अंदर तय का प्रयोग किया गया है। तो सिरह धन त्राण, सिरह धन त्राण, तो इसकी जगह क्या आएगा? तय। ठीक है। और योग में क्या है इसके? तय प्लस रे। बन गई बात? बन गई ना बात? तो देखो, शिरस्त्राण, शिरस्त्राण का मतलब क्या होता है? किसी भी जो वस्तु है, या कोई हमारे पास कोई ऐसी वस्तु है जिसको क्या है, अपने क्या किया गया है? उसको कवरिंग किया गया है। अपने बोल सकते हैं उसे कवरिंग के बोल सकते हैं, हिंदी के अंदर उसे बोलते हैं कवच। क्या बोलते हैं? कवच। तो शिरस्त्राण किसे बोलते हैं? कवच को बोलते हैं। अच्छा उदाहरण है, सिरह धन त्राण के अंदर कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। और इस शिरस्त्राण कहेंगे, इसे क्या बोलेंगे? शिरस्त्राण। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, अच्छा उदाहरण, मनः धन संताप, मनः धन संताप। तो आप क्या लिखोगे? मन संताप, मन संताप। देखिए यहां क्या आएगा? स कौन सा? आधा, तो जोड़ दो, बाकी वैसा का वैसा। पुनः धन समरण, पुनः समरण, क्या लिखोगे? पुनः समरण। तो स क्या है? यहां पर भी आधा है, यहां पर भी आधा है, तो सेम लिखोगे आप। इंपॉर्टेंट है, ये शब्द शुद्धि के अंदर ऐसे शब्द आते हैं। कहाँ आते हैं? शब्द शुद्धि के अंदर भी पूछे जाते हैं। बढ़ो आगे, यहां तक अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई। जैसे प्रातः धन समरण, प्रातः समरण। उसी प्रकार पुरः धन सर, पूरा सर। तो ये सारे ऐसे ही चलेंगे। ठीक है जी। अब तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम, पहला नियम क्या पढ़ा था कि अगर आपको क्या मिले? विसर्ग के बाद में आपको च छ श मिले, इसका मतलब वो क्या है? तालव्य। तो विसर्ग की जगह कौन आएगा? तालव्य श। उसके बाद में हमने पढ़ा कि विसर्ग के बाद में आपको तय मिले, थ मिले, स मिले, तो विसर्ग की जगह कौन आएगा? स वर्ण आएगा। ये भी कर चुके हैं। अब तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं कि यदि विसर्ग के साथ में आपको ट मिले, देखिए जैसे ही ट दिमाग में आया तो आप कहोगे कि जो ट वर्ग पूरा का पूरा है वो क्या होता है? मूर्धन्य होता है। क्या होता है? मूर्धन्य होता है। ठीक है जी। यहां विसर्ग आ गया, और विसर्ग के बाद में आपको ट मिल जाए। क्या मिल जाए? ट मिल जाए। या फिर आपको क्या मिल जाए? मूर्धन्य श मिल जाए, षटकोण वाला। तो इस स्थिति के अंदर आप क्या करोगे? इस स्थिति के अंदर आप करोगे कि ये जो विसर्ग है ना, विसर्ग की जगह जो अपने जो मूर्धन्य श है उसका क्या कर दोगे? आदेश कर दोगे। मूर्धन्य श का क्या कर दोगे आप? आदेश कर दोगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नियम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विसर्ग के बाद में आपको ट या श मिले तो विसर्ग के स्थान पर किसका आदेश कर दोगे आप? मूर्धन्य श का आदेश कर दोगे। आई बात समझ में? आई क्या बात समझ में? बढ़ूं आगे। अब देखिए पहला उदाहरण क्या कह रहा है? पहला उदाहरण में ये कह रहा है कि धनुः धन टंकार, धनुः धन टंकार। तो धनु के बाद में क्या दिया हुआ है? देखो विसर्ग के बाद में ट वर्ण आ गया,
विसर्ग के बाद में ट वर्ण आ गया और तुरंत बाद दिमाग में आया कि ट और श के पहले विसर्ग है, तो विसर्ग के स्थान पर कौन आ जाएगा? मूर्धन्य श। तो सीधी सी बात है, इसकी जगह कौन आएगा? मूर्धन्य श। क्या आएगा? मूर्धन्य श। तो क्या लिखोगे आप? धनुष टंकार। क्या लिखोगे? धनुष टंकार। उसी प्रकार चतुः धन टिका, क्या लिखा हुआ है? चतुः धन टिका। तो याद रखना विसर्ग के बाद ट है, तो आप क्या लिखोगे? चतुष्टिका। ठीक है, क्योंकि विसर्ग के बाद क्या है? ट वर्ण है। चतुः धन षष्टी, चतुः धन षष्टी, चतुः धन षष्टी मतलब 64, 64 की बात कर रहे हैं, चतुः धन षष्टी। तो उसे क्या बोलेंगे? श से पहले ये आ गया विसर्ग, तो आप क्या लिखोगे? चतुष्षष्टी। पूरा का पूरा ये गलत है, तो आप यूं लिखो चतुष्षष्टी। चतुष्टी क्या लिखोगे? चतुष्टी। ठीक है, चतुष्टी। एक मिनट, थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, यहीं लिख देते हैं ना, हाँ दूर हो जाएगा। चलो ये लो, तो अपने ब्लैक कर देते हैं यहाँ से। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ कमेंट के माध्यम से बताइए। ठीक है, तो देख लीजिए। देखो, चतुः धन षष्टी, तो श से पहले विसर्ग आ गया तो श आएगा आधा। तो देखो चतु का तो चतु लिखो, लिखो आप, ये लो लिख दिया। इस विसर्ग की जगह श आधा, आगे भी श दिया हुआ है, तो क्या लिखोगे? और बाकी वैसा का वैसा, चतुष्षष्टी। क्या लिखोगे? चतुष्षष्टी। आगे बात समझ में? चतुष्षष्टी किसे बोला जाता है? विसर्ग अपने 64 को बोला जाता है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। अब आ गया अपना चौथा नियम। अब तो विसर्ग वाले निकल गए, अब देखते हैं कुछ नियम क्या करेंगे अपने, कि ए आए तो क्या करेंगे, ई और ऊ आए तो क्या करेंगे, ये स्थिति देखेंगे। चलो देखते हैं। स्थिति नंबर 4 जो है आपकी, वो कह रही है कि यदि विसर्ग से पहले, ये रहा विसर्ग, ने कहा कि यदि विसर्ग से पहले, कहां पर? यहां पर, और यहां क्या है आपका? धन का निशान है। विसर्ग से पहले स्वरों के अंदर से आपको या तो ई मिल जाए या फिर आपको ऊ स्वर मिल जाए, तो विसर्ग के बाद आने वाले शब्द का पहला वर्ण और विसर्ग के बाद में आने वाले पद का पहला वर्ण कै मिले, आपको आपको फै मिले, आपको आपको कै मिले, पै मिले, और आपको क्या मिले? मैं मिले। क्या मिले? मैं मिले। तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श का आदेश हो जाता है। इसके स्थान पर कौन आ जाएगा? मूर्धन्य श आ जाएगा। आई बात समझ में? इसके स्थान पर कौन आ जाएगा? मूर्धन्य श आ जाएगा। आई क्या बात समझ? इतना समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूं, इतना समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूं। सीधी सी बात है, ई या ऊ स्वर के साथ विसर्ग लगाओ और उसके तुरंत बाद दूसरे पद का पहला वर्ण कैसे, पैसे और मैं से शुरू होता हो, तो उस स्थिति के अंदर विसर्ग की जगह जो आएगा वो आएगा आपका कौन सा? मूर्धन्य श आएगा। कौन आएगा? मूर्धन्य श आएगा। आगे बात समझ में? सीधी सी बात है, की जगह कौन आ जाएगा? मूर्धन्य श, जब ऐसी स्थिति रहेगी। आगे बस, निधन कलंक, निधन कलंक दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ? निधन
निष्कलंक लिखा हुआ है तो आपने देखा कि यहाँ ईश्वर है, न के अंदर क्या जुड़ा हुआ है, ईश्वर जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, ईश्वर जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, ईश्वर जुड़ा हुआ है। आई बात समझ में। और उसके तुरंत बाद में आपको क्या मिले, कै मिले, पै मिले, पै मैं मिले, तो आपको दिया क्या गया है, कै वर्ण दिया गया है। क्या दिया गया है, कै वर्ण दिया गया है। तो आप क्या लिखोगे, तो आप क्या लिखोगे कि इस विसर्ग की जगह कौन आ जाएगा, श आ जाएगा। तो बाकी वैसा का वैसा, बस निष्कलंक। क्या लिख दिया आपने, निष्कलंक लिख दिया। आगे बात समझ में, इतनी आपको बात समझ में आई तो मैं आगे बढ़ूं। लाइक एंड शेयर करते रहिए। अपने इस परिवार को क्या है और भी बड़ा बनाना है। एक एक बच्चे के लाइक से, एक एक बच्चे के शेयर से क्या है, यहाँ खड़े एक अध्यापक का क्या होता है, हौसला अफजाई होता है। ठीक है, तो आगे आप इसको, इस चैनल को क्या है, एक बड़े परिवार की ओर लेके चलना है, क्योंकि 5000 सब्सक्राइबर अपने हो चुके हैं। और जल्द ही क्या है, अपना आने वाले समय के अंदर 15-20 दिन के अंदर अपना टारगेट रहेगा कि 10,000 से प्लस हो जाए। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब आपके सामने दिया हुआ है निधन फल। तो ये देखिए, ई के बाद में, देखिए ई के बाद में आपको क्या दिया हुआ है, विसर्ग दिया हुआ है। उसके तुरंत बाद में आपको क्या दिया हुआ है, फ दिया हुआ है। नियम क्या कहता है, ई व ऊ के बाद में आपको क्या मिले, प मिले, फ मिले, मैं मिले। तो विसर्ग के स्थान पर कौन आ जाएगा, मूर्धन्य श आ जाएगा। इस स्थिति में कौन आ जाएगा, मूर्धन्य श आ जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका, निष्फल। ये क्या बन गया आपका, निष्फल। उसी प्रकार अव्यय धनकार, इसी प्रकार अव्यय धनकार। तो ई के बाद में क्या आया, आविष्कार। ठीक है जी। चतुः धन कोण, ऊ के बाद में कौन आया, कै आया, तो चतुष्कोण। चतुः धन कपाल, ऊ के बाद में विसर्ग है, और उस विसर्ग के बाद में कौन आ गया आपका, कै आ गया। तो क्या लिखोगे, चतुष्कपाल। क्या लिखोगे, हाँ जी। चतुः धन पाद, यानी कि 4 पैरों वाला चतुष्पाद। चतुः धन पद, चतुष्पद। चतुः धन पथ, चतुष्पथ, 4 पथों वाला। अब बात कर लेते हैं अपने 5वें नियम की। अब बात कर लेते हैं अपने 5वें नियम की। 5वां नियम हमें क्या कह रहा है कि यदि विसर्ग से पहले, किससे पहले, ये लो जी, ये लिख दिया मैंने, विसर्ग। हाँ जी, अब क्या कहना चाह रहे हो आप, कि विसर्ग से पहले ऐस्वर हो, ये लिख दिया मैंने, ऐस्वर। ये लो जी, अब क्या कहना चाह रहे हो कि विसर्ग के साथ ए के अतिरिक्त, ए के अतिरिक्त, यानी कि यहां पर क्या नहीं होना चाहिए आपके, ऐस्वर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, ऐस्वर नहीं होना चाहिए। ए के अतिरिक्त अन्य किसी स्वर का क्या हो, योग हो। अन्य स्वर, अन्य इसका हो, अन्य स्वर का क्या हो, योग हो। योग हो, अतिरिक्त अन्य स्वर का योग या मेल हो, तो संधि करते समय केवल विसर्ग का क्या कर दोगे, सिर्फ लोप कर दोगे, और बाकी वैसी की वैसी संधि लिख दोगे। सीधी सी बात है। अगर आपको विसर्ग दिया हुआ है और विसर्ग जुड़ा हुआ है किसके साथ में, यानी कि विसर्ग से तुरंत पहले आपको क्या दिया हुआ है, ए वर्ण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए वर्ण दिया हुआ है। और उसके बाद में जो दूसरे पद का पहला वर्ण है वो ए स्वर नहीं होना चाहिए, और बाकी कोई से भी 10 स्वरों में से एक हो। उस स्थिति के अंदर सिर्फ आप क्या करोगे, आप विसर्ग का क्या कर दोगे, लोप कर दोगे। लोप का मतलब उस विसर्ग को वहां से हटा दोगे। ये विसर्ग संधि के लोप का नियम होता है। ये विसर्ग संधि के लोप का नियम होता है। और ये लोप का नियम कब लगता है कि ऐश्वर मिले, ऐश्वर के साथ में आपके क्या लगाओ, विसर्ग लगाओ, और तुरंत बाद में जो प्लस का निशान है उसके बाद में जो पहला दूसरा पद है उसका पहला वर्ण क्या हो, ए न हो, बाकी कोई सा भी स्वर हो। उस स्थिति के अंदर सिर्फ आपको विसर्ग हटाना है और कुछ नहीं करना। जैसे आपको दिया हुआ है अतः धन एव, क्या दिया हुआ है, अतः धन एव। तो देखिए, अतः धन एव दिया हुआ ना। अब आपने देखा कि यहां तय के अंदर ए छिपा हुआ है। ठीक है जी, लिख दिया।
और आपने तुरंत देखा कि आगे ए स्वर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए स्वर दिया हुआ है। और आपको तुरंत याद आया कि ए के साथ विसर्ग लगाओ और बाकी ए के साथ विसर्ग लगाओ और उस विसर्ग के साथ आगे जुड़ा हो कौन? 10 स्वरों में से कोई एक, एक कौन सा न हो? वो न हो कौन सा? ए न हो। तो उस स्थिति के अंदर ये जो विसर्ग है ना, इसको क्या कर दोगे आप? इसका लोप कर दोगे, इसे यहां से हटा दोगे और बाकी वैसे का वैसे लिख दोगे। तो आपने देखा कि ये नियम यहां पर लग रहा है अतः धन एव के अंदर। तो आप क्या लिखोगे? अतएव। क्या लिखोगे? अतएव। ठीक है। तो अतएव में विसर्ग संधि है, आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या पाओगे? अतः धन एव पाओगे। उसी प्रकार मनः धन उच्छेद, इसी प्रकार मनः धन उच्छेद। तो आप क्या लिखोगे? मनः धन उच्छेद। तो याद रखना आप लिखोगे क्या? मन उच्छेद। क्या लिखोगे? मन उच्छेद। आगे बात समझ में आई क्या? आई क्या? बढ़ूं आगे। यशः धन इच्छा। तो क्या लिखोगे? ए आया, ए के बाद में क्या आया? क्या आया? ईश्वर आया। इसका मतलब सीधा ही लिख दो यश इच्छा। कब कई लिखेंगे? यशेच्छा। क्या लिखेंगे? यशेच्छा। क्यों? यहां कोई गुण संधि चल रही है। यशेच्छा, यश इच्छा लिखोगे आप। क्या लिखोगे? यश इच्छा लिखोगे। ठीक है। उसी प्रकार आप क्या लिखोगे? ततः धन एव। तो क्या लिखोगे? ए के बाद में ए जुड़ा हुआ है क्योंकि ए के साथ विसर्ग बैठा हुआ है। ततएव लिखोगे। क्या लिखोगे? ततएव। उसी प्रकार पय धन आदि। क्या लिखोगे? पय धन आदि। कई लिख देंगे पय धन आदि, पयादि सीधा लिख देंगे, नहीं, पय आदि लिखोगे आप। क्या लिखोगे? पय आदि। क्या लिखोगे? पय आदि। उसी प्रकार पय धन इच्छा। तो क्या लिखोगे? पय इच्छा। ठीक है। तो ये सारे के सारे नियम आपको समझ में आ गए होंगे। अब अपना आ गया छठा नियम। छठा नियम क्या कहता है? छठा नियम हमें ये बता रहा है कि यदि विसर्ग से पहले ए आए या फिर क्या आए? आ जाए। जैसे, ठीक है, विसर्ग से पहले ए स्वर आ गया या फिर क्या आ गया आपका? आ स्वर आ गया। ठीक है। तथा विसर्ग के बाद मिलने वाले पद का पहला वर्ण, विसर्ग के बाद मिलने वाले शब्द का पहला वर्ण कै मिले या फिर क्या मिले? पै मिले। क्या मिले आपको? पै मिले। ठीक है। तो संधि होने पर भी विसर्ग जो है ज्यों का त्यों बना रहेगा, कुछ भी परिवर्तन नहीं करना। अर्थात संधि और संधि विच्छेद में कोई अंतर नहीं आएगा। और ऐसी संधि को बोलते हैं विसर्ग संधि के अंदर प्रकृति भाव की संधि। प्रकृति भाव की संधि बोला जाता है। जैसी प्रकृति है, जैसा उसका नेचर है, वैसा संधि के अंदर लिखोगे, संधि शब्द में लिखोगे, वैसा ही संधि विच्छेद शब्द के अंदर लिखोगे। कब होगी यह स्थिति? अगर आपको प्रथम पद का अंतिम वर्ण या तो ए मिले या फिर क्या मिले? आ मिले। क्या मिले? आ मिले। और उसके तुरंत बाद में क्या लगा हो? विसर्ग जुड़ा हो उनसे। और उसके बाद में जो दूसरे पद का पहला वर्ण है वो कै मिले। वो क्या मिले आपको? कै मिले, पै मिले। क्या मिले? कै मिले और पै मिले। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है मनः धन प्रसाद। क्या लिखा हुआ है? मनः धन प्रसाद। कई लिखे मनस प्रसाद। मनस प्रसाद नहीं, देखो ए लगा हुआ है ना, ये लो। कई लिखेंगे मन प्रसाद, ये भी गलत हो जाएगा। ए लगा हुआ है ना, ठीक है साहब। ए के साथ में कौन बैठा है? विसर्ग बैठा है। ठीक है साहब। और जैसे ही आपने देखा कि पै आ गया, क्या आ गया? पै आ गया। और आपने क्या सोचा कि जैसे ही पै आया तो आपने सोचा कि जैसा है वैसा का वैसा लिख देंगे। तो ये बन गया आपका मन प्रसाद, मन प्रसाद। क्या लिखोगे? जैसे आपका एक बड़ा ही अच्छा नियम है, प्रातः धन काल। अच्छा नियम है।
प्रातः धन काल की जब संधि होगी तो यहाँ पर ऐश्वर है, यहाँ कै आ गया, तो आप क्या करोगे, यही नियम लगेगा फिर उस स्थिति के अंदर। तो वैसा का वैसा लिखोगे प्रातः काल, वैसा ही संधि विच्छेद में करोगे और वैसा ही संधि शब्द में करोगे। आगे बात समझ में, क्या लिखोगे, प्रातः काल। आई बात समझ में, बढ़ू आगे, चलो जी। जैसे अधः पतन, ऐश्वर आया, ऐश्वर के साथ विसर्ग है और इधर पय आ गया तो अधः पतन। उसी प्रकार पय पान, पय धन पान, तो ऐश्वर आया और ए के साथ विसर्ग लगा, इधर पय आया तो क्या लिखोगे, पय धन पान का बनेगा पय पान। इसी प्रकार अंतः धन पुर, तो ए आया, ए के साथ विसर्ग लगा हुआ है, इधर पय आ गया तो अंतः पुर। उसी प्रकार रजह धन कण, अब कई रजह धन कण के अंदर रजो कण लिखते हैं, तो रजह धन कण के अंदर आपको ए के बाद कै मिल रहा है, तो वैसा का वैसा लिखोगे, रजह कण लिखोगे। क्या लिखोगे, रजह कण लिखोगे। इंपॉर्टेंट है ये शब्द, तो याद रख लेना, कहीं ना कहीं किसी एग्जाम के अंदर आपको दिखाई पड़ सकता है, जैसे आपने 4th ग्रेड वाले एग्जाम में भी आपको दिखाई पड़ेगा। प्रातः धन काल अपने कर चुके हैं, प्रातः काल। अंतः धन करण, अंतःकरण। वयः धन कर्म, वयः कर्म। तपः धन पूत, कई तपोपूत लिखते हैं, नहीं, तपः पूत ही होता है, वो क्या होता है, तपः पूत ही होता है। आगे अपवाद क्या है इसके, जैसे मैंने करवाया था, अपवाद क्या है, अपवाद देख लीजिए इस नियम के कौन से हैं। अगर आपको ये दिए गए शब्द हैं तो वहां क्या है, अपवाद के अंदर क्या आएगा, आपका सवर्ण आएगा, किसकी जगह, विसर्ग की जगह। ये ही आपको शब्द याद रखने हैं। अगर आपको नमस्कार दिया हुआ है, नमः धनकार दिया हुआ है, तो आप इस विसर्ग की जगह स को लेकर आओगे, ये अपने नियम कर चुके हैं, ठीक है जी। और पुरः धनकार, तो पुरस्कार करोगे। ये आपको शब्द याद रखने पड़ेंगे, इनके अलावा कहीं आएगा तो वैसा का वैसा लिखोगे, अगर ये आगे तो आपको सह लगाना पड़ेगा, ठीक है जी, ये आ गया। उसी प्रकार तिरह धनकार, तिरस्कार, तिरह धनकार तिरस्कार। उसके उसी प्रकार भास्पति दिया हुआ है, बाह्य धन पति, भास्पति। बृहधन पति, बृहस्पति। वाचः धन पति, वाचस्पति। पुनः धन प्राप्ति, तो ये देखो पुनः प्राप्ति में सेम टू सेम लिखा जाएगा, यहां पर कोई भी सह नहीं आएगा। पुनः प्राप्ति के अंदर पुनः धन प्राप्ति, पुनः प्राप्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है, पुनः प्राप्ति ही होता है, जैसा का तैसा। चलो भास्कर हमने कर लिया था। उसी प्रकार अपना श्रेय धन कर, श्रेयस्कर, इंपॉर्टेंट है ये शब्द श्रेयस्कर होता है, श्रेय धन कर, श्रेयस्कर। उसी प्रकार आपका क्या होगा, पुरः धन कृत, पुरस्कृत। परः धन पर, परस्पर, इंपॉर्टेंट में, ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण। सरह धनकार, अब देख लीजिए इस स्थिति के अंदर सरोकार लिखा हुआ है, सरसकार नहीं, सरोकार, ठीक है, तो यहां क्या आएगा, आपका ओ आ जाएगा, ठीक है। ये सारे आपको, और कोई इलाज नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, ये जो आपके शब्द है ये याद रखने पड़ेंगे। सरोकार की जो संधि विच्छेद करोगे, सरह धनकार करोगे, तिरस्कृत की जो संधि विच्छेद करोगे, तिरह धनकृत करोगे। आगे बात समझ में यहां तक। अब 7वां नियम क्या कहता है, अब 7वां नियम हमें क्या कहता है, 7वां नियम हमें क्या कहता है, देखते हैं। देखिए 7वां नियम ये कहता है, यदि विसर्ग से पहले, ये लो क्या दिया हुआ है हमारे पास, विसर्ग, अगर विसर्ग से पहले ऐस्वर हो, लगा दिया जी, ये लो लगा दिया, और तथा विसर्ग के बाद में ऐस्वर और कोई भी घोष वर्ण आए, और घोष वर्ण या सघोष वर्ण आपको पता है कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, य रे ले वे, य रे ले वे, और आपका है वर्ण, ये क्या होते हैं, सघोष वर्ण या घोष वर्ण होते हैं। और सारे के सारे स्वर क्या होते हैं, आपके सघोष होते हैं। लेकिन स्वरों में से एक ही लेना है, यहां पर क्या है आपका, या तो मिल जाए ऐस्वर, या क्या मिले आपके सघोष वर्ण, सघोष वर्ण। तो इस स्थिति के अंदर क्या करोगे, इस स्थिति के अंदर क्या करोगे कि विसर्ग जो है ना आपका, उसके स्थान पर
ओ को आदेश कर दोगे आप, और बाद में ए होने पर अगर आपको क्या मिले, ए मिल जाए, जैसे मैंने लिखा है ना वहां ए मिल जाए, ए मिल जाए, तो ए होने पर ए का लोप हो जाता है। अगर आपको ए मिल जाए, सघोष जो वर्ण है ये न मिले और आपको क्या मिल जाए, ए मिल जाए, तो ए होने पर जो ए है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे ए स्वर, उसके बाद विसर्ग, फिर ए स्वर घोष वर्ण, य र ल व, तो इस स्थिति के अंदर क्या होगा, ओ आएगा। अगर ए आ जाता है वहां ओ तो आई गई, और ए का क्या कर दिया जाता है, लोप कर दिया जाता है अगर ए आता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। आगे बात समझ में, बढ़ू आगे, देखो ओ का आगम व ए का लोप होता है। बस इस स्थिति के अंदर ओ का तो आगम हो जाएगा और ओ ए का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जैसे आपके सामने है मनः धन अभिलाषा, मन की अभिलाषा। देखिए नए वर्ण के अंदर कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, ए स्वर जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, ए स्वर जुड़ा हुआ है, और साथ में क्या है, ए जुड़ दिया गया है। अब आपको मैंने कहा कि ए विसर्ग से पहले ए मिले, क्या मिले, ए मिले, और उसके बाद में आपको क्या मिले, या तो ए स्वर मिले या कोई सघोष वर्ण मिले, तो विसर्ग के स्थान पर कौन आ जाएगा, ओ आएगा। कौन आएगा, ओ आएगा। और साथ में बात की थी कि अगर आपको ए मिल जाए तो ओ तो आएगा ही आएगा, उस ए का क्या कर दोगे आप, लोप कर दोगे। यहां तो आ जाएगा ओ, यहां तो क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। कौन आ जाएगा, यहां तो कौन आ जाएगा, ओ आ जाएगा। और इस ए की जगह क्या करोगे, इस ए का क्या हो जाएगा, आपका लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, मनोनुकूल, मन के अनुकूल जो होता है उसे बोलते हैं मनोनुकूल। आगे बात समझ में, क्योंकि मन ये स्थिति है, ठीक है जी, ये स्थिति है, और यहाँ ए है, तो इस स्थिति में इसका तो क्या हो जाएगा, लोप, और इस विसर्ग की जगह कौन आ जाएगा, ओ। और विसर्ग किसके साथ, अब विसर्ग जाएगा तो साथ में स्वर को ले जाएगा, विसर्ग जाएगा तो साथ में स्वर को लेके जाएगा, और ये ओ किस में जुड़ जाएगा, नए के अंदर। किस में जुड़ जाएगा, नए के अंदर जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, मनोनुकूल। क्या बनेगा, मनोनुकूल बनेगा। इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार मनः धन अनुभूति, मनः धन अनुभूति, ठीक है, स्थिति बन गई वही। अब लोप किसका करेंगे, इस ए का, ठीक है जी, कर दिया। अब इस विसर्ग वाले स्थान पर कौन आएगा, आपका ओ आएगा। अब ये स्वर रहित है तो ये ओ किस में जुड़ जाएगा, नए में। तो क्या बना, मनोनुभूति। क्या बना, मनोनुभूति। उसी प्रकार मनः धन अनुसार, मनोनुसार, मनः धन अभिराम, मनोभिराम। उसी प्रकार यशः धन अभिलाषा, यशोभिलाषा। ठीक है, ये सारे के सारे आप प्रैक्टिस कर लेना भाई घर पे। अन्य धन अन्य, ये इंपॉर्टेंट है, अन्योन्य, ठीक है। परह धन अक्षी, प्रोक्ष। देखिए अक्ष नाम की चीज नहीं होती, अक्षी होता है। और अभ्रंश रूप से जो प्रचलित रूप है वो प्रोक्ष नहीं होता, वो होता है परोक्ष। क्या होता है, परोक्ष। तो अक्षियों से क्या होता है, परे, उसे बोलते हैं अपने अक्षी यानी कि आंखों से परे, तो उसे बोलते हैं परोक्ष। समक्ष ये शब्द आते हैं, समक्ष आंखों के सामने, तो समक्ष। तो याद रखना, मनः धन दशा तो मनोदशा, मनः धन दशा तो मनोदशा, नियम लग गया ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, दय, और दय क्या है आपका, सघोष है। दय क्या है आपका, सघोष है। तपह धन बल, तो क्या करोगे, तपोबल। तपह धन बल, तपोबल। ये सारे के सारे खुद को प्रैक्टिस करने हैं, मैंने आपको करना सिखा दिया। मनः धन रंजन, मनोरंजन। तपह धन धन, तपह प्लस धन, तपो धन। मनः धन हर, मनोहर। ये इंपॉर्टेंट है, ये शब्द कई बार आया हुआ है ये। और मनः धन रथ,
मनोरथ, मनय धन विकार मनोविकार, मनय धन योग मनोयोग, मनय धन बल मनोबल, मनय धन मालिन्य मनोमालिन्य, और उसके बाद में मनय धन विज्ञान मनोविज्ञान, मनय धन व्यथा मनोव्यथा, मनय धन नीत मनोनीत, उसी प्रकार मनय धन रोग मनोरोग। अब कई लिखते हैं मनस रोग, मनस रोग नहीं मनोरोग होता है। मनय धन जय इंपॉर्टेंट है, मनोज, मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है? कामदेव का, कामदेव का पर्यायी, इंपॉर्टेंट है ये भी। मनय धन रम मनोरम, मनय धन वृत्ति, मनय धन वृत्ति मनोवृत्ति, मनय धन वृत्ति मनोवृत्ति, ठीक है जी। मनय धन भावना मनोभावना, यशः धन गान यशोगान, तपः धन वन तपोवन, तपः धन भूमि तपोभूमि, ठीक है। तपः धन में तपो में, अधः धन मुखी अधोमुखी, अधः धन गति अधोगति, अधः धन वस्त्र अधो वस्त्र, ठीक है, याद रखना। अधः धन हस्ताक्षर करता अधो हस्ताक्षर करता ऊपर की ओर, अधः धन गामी अधोगामी, पय पयः धन जय पयोज, पयोज बोलते हैं यानी कि पय होता है जल, जल में जन्म लेने वाला कौन होता है? कमल होता है, उसे पयोज बोला जाता है। पयद बोला जाता है किसे? पयोद किसे बोला जाता है? ये बोला जाता है बादल को। पयः धन दय पयोद बादल, पयः धन धी तो उसे बोलते हैं पयोधी, ये होता है समुद्र का पर्यायवाची शब्द। पयः धन धर पयोधर, ये यानी कि जल को धारण करके रखने वाला, तो याद रखना वो होता है बादल। उसी प्रकार पय धन निधि पयोनिधि, पयोनिधि पानी है, निधि जिसकी वो होता है समुद्र, ठीक है जी। यशः धन धरा यशोधरा, यशः धन धरा यशोधरा, वय धन वृद्ध वयोवृद्ध, ठीक है। तो ये कर चुके हैं अपने, अब बढ़ते हैं आगे। अब आठवां नियम क्या कहता है? अब आठवां नियम क्या कहता है? देखिए, यदि विसर्ग से पहले, यहां तक 7 नियम याद हुए क्या आपको? ये बताओ मुझे कि 7 नियम आपको याद हुए क्या? 8वें की ओर बढ़ रहा हूं मैं, क्योंकि अपने थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, अपने क्या सिलेबस पूरा करना है, आपको क्या थोड़ा शार्प माइंड से पढ़ना है, बिल्कुल ऐसे एकदम तेज छुरी की तरह चलना है अब आपको, क्योंकि मान के चलो इससे बड़ी भर्ती कोई आएगी नहीं। दिन रात एक कर दो, किताबों के ऊपर पड़ जाओ रात को, आप ऐसे रातों रात क्या है कि आप मान के चलो कि आप रातें काली कर दो, दिन रात एक कर दो, ठीक है। क्योंकि नींद बाद में भी ले लेना, सितंबर के बाद में नींद खूब लेना, सितंबर के बाद में सर्दियां आने वाली है, खूब रजाई ओढ़ के नींद लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जनवरी तक ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, बाद में आनंद ही आनंद है, ठीक है। तो अब 2-3 महीने क्या है, पढ़ लो ढंग से। तो अब अपना नियम करते हैं 8वां। यदि विसर्ग से पहले, ये देखो नियम, यदि विसर्ग दिया हुआ है और उससे पहले आपको क्या मिले? ईश्वर मिले, या फिर क्या मिले आपको? ऊश्वर मिले। तो विसर्ग के बाद मिलने वाले शब्द का पहला वर्ण कै मैं हो तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श आ जाता है। ये अपने नियम कर चुके हैं, ये डबल बार हो चुका है, कोई बात नहीं, इसको अपने देख लेंगे। तो ये अपने नियम कर चुके हैं, निष्कलंक वाला, और वो नियम किया था ना, तो ये अपने कर चुके हैं, कोई बात नहीं। ये आविष्कार भी कर लिया था, चतुष्कपाल भी कर लिया था, ये नियम अपने कर चुके थे, कोई बात नहीं। तो ठीक है, यहां तक ही थे। 1-2 और है। एक आपको ना बड़ा ही दिक्कत करता है, आपको कई बार एक उपसर्ग आता है निरुपसर्ग, और कई बार आप कहते हो निहि उपसर्ग, कई बार आप कहते हो दुह उपसर्ग दुर उपसर्ग, और कई बार आप कहते हो दुह उपसर्ग। तो इनकी अपने चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए, हिंदी के अंदर दुह और निह उपसर्ग नाम की कोई चीज होती नहीं। क्या नहीं होती? न तो दुह होता है, न आपका क्या होता है, निहि होता है। तो याद रखना, उपसर्ग हिंदी के अंदर निरुपसर्ग होता है। क्या होता है? निरुपसर्ग होता है। और इधर क्या होता है आपका? दुरुपसर्ग होता है। निर और क्या होता है? दुरुपसर्ग होता है। आगे बात समझ में। देखो, नियम ये है
कि आपको जैसे पूछ लिया, आपके सामने एक शब्द लिखा हुआ है नीरस, एक शब्द दे दिया आपको नीरज, एक शब्द आपको दे दिया वो दे दिया नीरव, ठीक है। ऐसे कुछ भली भांति आपके सामने ऐसे शब्द लिखे हो। उसी प्रकार आपको क्या दे दिया, दुराज, दूरस, दूरव, ये मिल जाए। और आपको पूछ ले कि निम्नलिखित शब्दों में से, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग बताओ, क्या बताओ, उपसर्ग बताओ, और आपको ऑप्शन दे दे इन वाले में नहीं उपसर्ग है या निरुपसर्ग, तो याद रखना इनके अंदर निरुपसर्ग है। क्या है, निरुपसर्ग है। कैसे बना, क्यों बना, बताता हूं। दुराज में, दूरस में, दुरव में कौन सा उपसर्ग है, तो आप कहोगे दुह उपसर्ग न होकर इसमें क्या है, दुरुपसर्ग है। ऐसे शब्दों के अंदर उपसर्ग तो हमेशा निर और दुर ही रहेंगे। क्या रहेंगे, निर और दुर ही रहेंगे। लेकिन संधि जब आप टिक करोगे तो प्राथमिकता देनी है क्या, किसको देनी है, अपने विसर्ग संधि को देनी है। कैसे, अब मैं आपको नियम बताता हूं। जब आप इसकी दुराज समझ लो, दुरव समझ लो, दुरव का आप संधि विच्छेद करो तो इसका होता है दुह धन रव। नियम क्या बोलता है, नियम ये कहता है कि अगर आपको दुर उपसर्ग के बाद, इसके बाद में दुर उपसर्ग के बाद में आपको क्या मिले, रे मिले, क्या मिले, रे मिले, तो इस रे का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे मैंने लिखा दुर्धन रव, आप इनकी जो संधि है ना, इन दोनों तरीकों से कर सकते हो। दुह धन रव भी लिख सकते हो, दुर्धन रव भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही अपने क्या व्याकरणिक दृष्टि से दोनों सही है। देखो नियम क्या कहता है, दुर के बाद में, दुर उपसर्ग के बाद में रे से बना हुआ कोई भी आपको क्या मिल जाए, पद मिल जाए, तो आप क्या करोगे, रे का तो प्लस से पहले पद का अंतिम जो रे है, दुर का जो रे है उसका तो कर दोगे आप लोप। क्या कर दोगे, लोप। और क्या करोगे, ये जो छोटे ऊ की मात्रा है इसको क्या कर दोगे, आप दीर्घ रूप दे दोगे, दीर्घ ऊ बना दोगे। इसे क्या बना दोगे, दीर्घ ऊ बना दोगे। ठीक है, ये नियम कहता है। जब ये नियम लगा तो अंतिम रूप से जो पद बन के आया हमारे सामने, वो बन के आया दूरव। क्या बन के आया, दूरव बन गया ना। ये रे हटा दिया हमने, हटा दिया, और इस ऊ की जगह दीर्घ ऊ लेकर आए तो ये बन गया दू, और रे हट गया, बाकी वैसा का वैसा दूरव। ये नियम कब लगा, कि दुर के बाद में रे से स्टार्ट होने वाला कोई शब्द हो तो उस स्थिति के अंदर ये नियम लगेगा। यही नियम लगता है इधर। अब देखो, अब आपको पूछा कि दुरव के अंदर उपसर्ग कौन सा है, तो हमेशा आप जवाब दोगे दुर उपसर्ग है। यहां पर दूरस में क्या है, दुर उपसर्ग है। दुराज में क्या है, दुर उपसर्ग है। लेकिन संधि आपको क्या करनी है, विसर्ग संधि करनी है। कैसे करनी है, इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है दुह धन रव। क्या लिखोगे, दुह धन रव लिखोगे तो याद रखना नियम होता है ऊ के बाद में, ऊ के बाद में रे मिले तो क्या हो जाता है, ऊ अपने दीर्घ रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो याद रखना, सीधी सीधी बात है, नियम लगा देना कि इसके अंदर संधि तो है विसर्ग संधि, और इन दोनों में जो आपका उपसर्ग आएगा, इसमें निरुपसर्ग, अपने दुरुपसर्ग आएगा, उधर इधर आएगा निरुपसर्ग। जैसे इसका भी देख लेते हैं अपने, आपको दे दिया जैसे नीरस, क्या दे दिया, नीरस का नियम क्या कहता है कि निरुपसर्ग के बाद अगर आपको ऐसा कोई वर्ण पद मिले कि जो रे से शुरू हो रहा है, तो उस स्थिति के अंदर रे का तो क्या कर दिया जाएगा, आपका लोप कर दिया जाएगा, और ये जो छोटे ई की मात्रा है ये तब्दील हो जाएगी बड़े ई के अंदर। किसमें, बड़ी किसमें तब्दील हो जाएगी, बड़े ई के अंदर। तो ये छोटे ई की मात्रा किसमें तब्दील हुई, बड़े ई के अंदर, तो ये नी बन गया। क्या बन गया, नी। और इसका क्या कर दिया गया था, लोप कर दिया गया था, ये काट दिया मैंने। बाकी वैसा का वैसा लिख दोगे आप तो नीरस।
आगे बात समझ में। तो यहाँ हुआ अपना संधि का बिंदु पूरा। और अपने आगे जो करेंगे वो करेंगे पर्यायवाची का एक ही क्लास के अंदर अपने पर्यायवाची डालेंगे और उसके अंदर वो पर्यायवाची पढ़ लेना। और उसके बाद में अपना थोड़ा सा कोई लंबा बिंदु लेकर आएंगे, शायद जो अपना आगे पर्यायवाची के बाद में अपने बिंदु करेंगे वो करेंगे समास करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में क्या एक एक दो दो दिन एक एक दिन के जो बिंदु रहेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये सारे के सारे करेंगे। तो उसके बाद में अपने शब्द शुद्धि के कुछ पढ़ लेंगे, समानार्थिक शब्द पढ़ लेंगे जो अपने एक एक क्लास के बिंदु रहेंगे पर्यायवाची की तरह। अगर कोई जरूरत लगी कि पर्यायवाची कुछ और लाने वाले हैं तो अपने अंत के अंदर देख लेंगे। वैसे मेरे हिसाब से पर्यायवाची जो कराए जाएंगे लगभग 153 पर्यायवाची मैं डालूंगा और उन 153 को आप ध्यानपूर्वक देख लेना, उनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। प्रीवियस ईयर के लगभग पर्यायवाची है और उन्हीं से ही पुट होगा आपके एग्जाम में प्रश्न। तो अपने टाइम को जाया न करते हुए इसी क्लास को मैं यहीं विराम देता हूं और आगे मिलते हैं अपने पर्यायवाची वाली क्लास के अंदर। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये वीडियो शेयर कर दो, अपने चैनल पर जितनी वीडियो है वो देख लो और अपने जीवन को क्या बना लो, एकदम खुशहाल बना लो, क्योंकि आने वाले समय के अंदर ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा। तब तक के लिए आपके सामने तब उसके बाद में अपने क्या है, उसके बाद में अपने क्या है कि इस पर अपने क्या लेकर आएंगे, प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।